हम अंतरिक्ष में क्यों जाते हैं? वहां क्या है? और क्या यह इसके लायक है? लेकिन यह एक ऐसी कहानी है जिसे मानव इतिहास के अधिकांश लोगों को बताने की जरूरत है। हम यह भी नहीं जानते थे कि हमारा ग्रह कैसा दिखता था, और आज हम ब्रह्मांड के सबसे दूर के किनारों की खोज कर रहे हैं। लेकिन अंतरिक्ष अन्वेषण के बारे में जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वह है भारत। हाँ, एक ऐसा देश जो अपने कई लोगों के लिए अभी भी रोजमर्रा के संघर्षों की कहानी है, और फिर भी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन या इसरो सबसे असाधारण खोजों में योगदान दे रहा है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की वास्तविकता से कहीं परे है। यह एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यह सिर्फ प्रगति के बारे में नहीं है, यह पूरी मानवता के लिए क्या संभव है इसकी पुनर्कल्पना करने के बारे में है। और यह वह यात्रा है जिस पर हम आज आपको ले जाना चाहते हैं। आप इसे देखेंगे, सभी लोग, उनके सपने, उनकी आत्मा, इसके पीछे के आश्चर्यजनक संकेत, और कैसे एक विकासशील राष्ट्र ने सितारों तक पहुंचने और बदलाव के लिए सभी बाधाओं को चुनौती दी। लाखों लोगों का जीवन। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी, मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। हमारी कहानी 1940 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से शुरू होती है, और यहाँ कोई है जिससे आपको मिलना चाहिए। वह बुद्धिजीवियों के परिवार से आता है, और उसका पूरा विश्व दृष्टिकोण एक गहरी जिज्ञासा और विज्ञान की शक्ति में इस अडिग विश्वास से परिभाषित है। उसके शिक्षक उसे प्रतिभाशाली कहते हैं, उसके सहकर्मी असीम ऊर्जा देखते हैं, लेकिन कोई भी, और मेरा मतलब है कि कोई भी यह अनुमान नहीं लगा सकता था कि यह आदमी भारतीय अंतरिक्ष अन्वेषण का जनक बनेगा। उसका नाम क्या है? 1940 के दशक में विक्रम साराभाई भारत वापस आता है। उसे लगता है कि यह बस आबाद में अपने घर की एक छोटी सी यात्रा है। वह सचमुच भौतिकी में अपनी पीएचडी जारी रखने के लिए कैम्ब्रिज वापस जाना चाहता है, लेकिन फिर युद्ध का मतलब है कि वह कैम्ब्रिज वापस नहीं जा सकता। वह तबाह हो जाता है। उसकी सारी योजनाएं जिस पर वह काम कर रहा था अचानक रुक जाती हैं। अब क्या? शुक्र है कि उसका परिवार अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, और वह अपने अध्ययन को जारी रखने के लिए महान पुरस्कार विजेता सीवी रमन के अधीन भारतीय विज्ञान संस्थान में था। वे एक बार कश्मीर में हिमालयन रेंजर्स के लिए एक साहसिक वैज्ञानिक अभियान पर गए थे। उनके साथ 40 पैक पोनी और 50 पोर्टर थे, जो बहुत सारे नाजुक वैज्ञानिक उपकरण ले जा रहे थे। लेकिन कुछ अजीब होने लगा। गायर काउंटरों पर विकिरण के उच्च और उच्च स्तर दर्ज होने लगे। साराभाई भ्रमित हो गए। कुछ जांच के बाद उन्हें पता चला कि 2 शब्द कॉस्मिक किरणें क्या हैं और वे हमारी कहानी से कैसे जुड़ी हैं। कॉस्मिक किरणें उच्च ऊर्जा वाले कण हैं जो अंतरिक्ष से आते हैं। वे सूर्य या विस्फोटित सितारों से उत्पन्न होते हैं और लगातार हर समय पृथ्वी से टकराते रहते हैं। वास्तव में उनमें से लाखों इस समय आपके शरीर से गुजर रहे होते हैं। बाह्य अंतरिक्ष से प्रेत आक्रमणकारी। दुनिया भर के वैज्ञानिक इन किरणों पर वर्षों से जुनूनी थे, लेकिन यहाँ से ये हमारे लिए दिलचस्प हो जाता है। कहानी का अध्ययन करने वाले सभी वैज्ञानिक एक और भारतीय वैज्ञानिक हैं जिनकी कहानी सारा एरिस और उन लाखों भारतीयों के जीवन से गहराई से जुड़ी हुई है जिन्हें वे जानते हैं। वास्तव में वे सीवी रमन के अधीन अध्ययन कर रहे थे। उसी समय डॉ होमी भाभा भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक थे। भाभा और साराभाई 2 वैज्ञानिकों के रूप में विज्ञान और अंतरिक्ष के अध्ययन की साझा रुचि से तुरंत ऊब गए। एक वैज्ञानिक रूप से अज्ञानी देश से उपचार उनके लिए संभावनाएं अनंत लगती थी, लेकिन तब भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम बनाने का विचार उनके लिए भी बहुत दूर की बात थी।
यहाँ तक कि अमेरिका, जिसे आज हम में से हर कोई अंतरिक्ष महाशक्ति के रूप में जानता है, इस बारे में नहीं सोच रहा था। Today, a new moon is in the sky, a 23-inch metal sphere placed in orbit by a Russian rocket. Sir, what do you think about this achievement of the Russians? I think it's a remarkable thing. My only regret is that we couldn't get there first. विश्व युद्ध समाप्त हो गया है, लेकिन अमेरिका और रूस या सोवियत संघ ने एक नया युद्ध शुरू किया है। ये गोलियों और बमों का युद्ध नहीं है, बल्कि विचारधारा और प्रभाव का युद्ध है। Everything is fine. Everything is fine. स्पुतनिक का प्रक्षेपण इस युद्ध को अंतरिक्ष में ले जाता है और अमेरिका को प्रतिक्रिया देती है। इसलिए एक साल बाद ही उन्होंने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम The National Aeronautics and Space Administration. राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन को बुलाया। लेकिन जबकि अमेरिकियों को भारत में स्पुतनिक के प्रक्षेपण से खतरा है, सारा भाई आश्चर्य से तारों की ओर देख रहे हैं और फिर एक गहन प्रेरणा का क्षण होता है। वह सोचते हैं कि क्या होगा यदि भारत भी अंतरिक्ष में चला जाए। इससे हमें उन्नत प्रौद्योगिकी बनाने में मदद मिल सकती है, जो संभावित रूप से प्रत्येक भारतीय के जीवन को बेहतर बना सकती है। मैं चाहता हूं कि आप रुकें और सोचें कि यह विचार कितना दूर की पहुंच है। दूसरा, 1960 का दशक है और आपका देश का मुश्किल विकसित हुआ है, अत्यधिक गरीबी से ग्रस्त है और तकनीकी रूप से पिछड़ा हुआ है। मेरा मतलब है कि पूरे देश का सकल घरेलू उत्पाद 37 अरब डॉलर नासा के 65 अरब डॉलर के बजट से छोटा था। अंतरिक्ष में उड़ान भरने के बारे में भूल जाइए, हम मुश्किल से चल सकते हैं। इसीलिए आप इस विचार को वास्तविकता में कैसे बदलेंगे? आप भारतीय सरकार को अंतरिक्ष में जाने पर पैसा खर्च करने के लिए कैसे बनाएंगे, जबकि राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है और लाखों लोग भूख और गरीबी से मर रहे हैं? खैर, सारा भाई के पास एक हथियार है। होमी भाभा अब तक परमाणु ऊर्जा और विज्ञान विभाग के निदेशक बन चुके हैं। एक करीबी दोस्त जो न केवल विज्ञान में बहुत विश्वास रखता है बल्कि सरकार में भी प्रमुख पद पर है, ये कोई और नहीं बल्कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हैं। इसलिए बाबा उन्हें अंतरिक्ष अनुसंधान विभाग स्थापित करने के लिए राजी करते हैं, जो हमें भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष और अनुसंधान समिति के निर्माण की ओर ले जाता है। 1962 में SAR ने निश्चित रूप से अपनी शुरुआत की और अंततः भारत की अंतरिक्ष यात्रा शुरू करने का पहला महत्वाकांक्षी लक्ष्य एक साउंडिंग रॉकेट लॉन्च करना था। साउंडिंग रॉकेट एक शोध रॉकेट है जिसे डेटा एकत्र करने के लिए पृथ्वी के वायुमंडल में लॉन्च किया जाता है। आज के समय में रॉकेट आम हो गए हैं, लेकिन आप वास्तव में समझते हैं कि यह एक जटिल कार्य क्यों था। आपको यह जानना होगा कि रॉकेट कैसे काम करते हैं। आपने शायद सुना होगा कि हर क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जब आप कूदते हैं तो आप जमीन पर धक्का देते हैं और जमीन आपको पीछे धकेलती है। एक समान बल आपको हवा में उठाता है और यह सिद्धांत रॉकेट विज्ञान का आधार है। रॉकेट के बूस्टर ईंधन एक मजबूत नीचे की ओर बल लगाते हैं, जो रॉकेट को ऊपर की ओर उठाता है। आप रॉकेट के बारे में सोच सकते हैं कि इसमें दो मुख्य घटक होते हैं। एक पेलोड, जो मूल रूप से वह सामान है जिसे रॉकेट अंतरिक्ष में ले जाता है, और दूसरा मुख्य घटक रॉकेट का इंजन, बूस्टर, कंप्यूटर, रॉकेट ईंधन आदि होते हैं, जो पेलोड को ले जाने के लिए आवश्यक सभी उपकरण हैं। यहाँ एक बात जो शायद आप नहीं जानते होंगे, रॉकेट का केवल 1% हिस्सा पेलोड होता है। बाकी 99% हिस्सा वह होता है जो पेलोड को ले जाने के लिए आवश्यक होता है। पेलोड और ईंधन के बीच इतना बड़ा अंतर क्यों है? मान लीजिए कि आपके पास 10 किलोग्राम का पेलोड है और इसे उठाने के लिए 10 किलोग्राम ईंधन चाहिए। अब इस कुल वजन को उठाने के लिए आपको थोड़ा और ईंधन चाहिए होगा, जो अतिरिक्त 5 किलोग्राम हो सकता है। कुल मिलाकर आपको 25 किलोग्राम वजन उठाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होगी। यह मूल रूप से एक फीडबैक लूप बनाता है, जहां अपने वजन को उठाने के लिए अधिक से अधिक ईंधन की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि अंतरिक्ष में चीजों को लॉन्च करना इतना चुनौतीपूर्ण है। इसमें बहुत सारे संसाधनों और कुछ बहुत ही सटीक गणनाओं की आवश्यकता होती है। पहले रॉकेट लॉन्च की कहानी मेरी व्यक्तिगत पसंदीदा है। ये समस्याओं और असफलताओं से भरी हुई है और हार मानने के लिए हर बहाना मौजूद था, लेकिन हर कदम पर जो उपस्थित था वह था सरलता और दृढ़ संकल्प। भारत के पास रॉकेट लॉन्च का समर्थन करने के लिए बुनियादी ढांचा नहीं था। हमारे पास रॉकेट लॉन्च करने की सुविधाएं नहीं थीं, उपकरण नहीं थे और पर्याप्त लोग भी नहीं थे। इसलिए साराभाई को बाहरी मदद लेनी पड़ी। उन्होंने नासा से रॉकेट उपलब्ध कराने, फ्रांस से पेलोड और सोवियत संघ से कंप्यूटर के लिए संपर्क किया। सभी ने सहमति दी और फ्रांस ने पेलोड भी मुफ्त में उधार दिया।
फिर केरल के एक छोटे तटीय मछली पकड़ने वाले गांव थुम्बा को लॉन्च साइट के रूप में चुना गया। उपकरण तैयार थे और योजनाएं बनाई गईं। अब सब कुछ वहां पहुंचाने के बारे में था। लेकिन कहानी में कुछ भी आसान नहीं था। सड़कें स्पष्ट रूप से परिवहन के लिए नहीं बनाई गई थीं। करोड़ों मूल्य के उपकरण बीच रास्ते में फंसे हुए थे। उन्हें कोई रास्ता निकालना था और उनका समाधान था बैलगाड़ी और साइकिल। अगली बड़ी चुनौती थी ग्रामीणों को अंतरिक्ष प्रयोग के लिए अपनी भूमि देने के लिए राजी करना, बिना किसी प्रतिफल के। सराभाई ने इस कार्य के लिए स्थानीय चर्च के पादरी से संपर्क किया। अगले रविवार की सेवा में पादरी ने अपनी मंडली से बात की और उनसे सराभाई के अनुरोध पर विचार करने का आग्रह किया। उस दिन बोले गए शब्द आज भी इसरो के मिशन में गूंजते हैं। विज्ञान और आध्यात्मिकता का एक ही लक्ष्य है, सत्य की खोज करना और मानवता के लिए अच्छा करना। ग्रामीणों की प्रतिक्रिया सकारात्मक थी और 21 नवंबर 1963 को भारत के पहले रॉकेट लॉन्च को देखने के लिए थुम्बा में एक बड़ी भीड़ जमा हुई। मंत्रियों की एक सभा, सभी वैज्ञानिक और इंजीनियर जिन्होंने इस परियोजना के लिए अपने जीवन के 2 साल से अधिक समय समर्पित किया था, और भारतीय रेडियो के माध्यम से सभी लोग इस ऐतिहासिक लॉन्च की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही उल्टी गिनती शुरू हुई, वे एक नए युग से मात्र 10 सेकंड दूर थे। इस ऐतिहासिक लॉन्च की शुरुआत हुई और भारत की अंतरिक्ष यात्रा शुरू हुई। इनोस बार का नाम बदलकर ISRO और सराभाई को एक राष्ट्रीय नायक का दर्जा मिला। लेकिन हमेशा की तरह एक कालातीत प्रश्न फिर से उठाया गया, क्या भारत को वास्तव में अंतरिक्ष में जाने की आवश्यकता है? सराभाई के पास इसका उत्तर था और उन्होंने भारत और ISRO के लिए अगले लक्ष्य पर अपनी नजरें पहले ही सेट कर ली थी। उनका लक्ष्य था उपग्रहों को भारतीय निर्मित रॉकेटों पर लॉन्च करना। लेकिन त्रासदी एक बार फिर हुई और 1971 में इस महान वैज्ञानिक का निधन हो गया। उनके निधन से कुछ घंटे पहले ही 52 वर्ष की आयु में उन्होंने एक युवा वैज्ञानिक का चयन किया जो उनके सपनों को वास्तविकता में बदल देगा और भारत को वैश्विक मंच पर लेकर आएगा। वह कौन था? खेती के साथ साथ किसान पशुपालन करते। अभी आप जो देख रहे हैं वह 1967 में दिल्ली के 80 ग्रामीण गांवों में प्रसारित किया गया था। इसका उद्देश्य किसानों को कीटनाशकों, फसल की कीमतों और मानसून के बारे में सिखाना था। ऐसा पहले कभी नहीं किया गया था और आप जानते हैं कि यह भारत में सबसे लंबे समय तक चलने वाला कार्यक्रम है। पर तक के लिए नमस्कार। परंतु यह कार्यक्रम हमारी कहानी से कैसे जुड़ा है? यह कार्यक्रम सराभाई के व्यापक दृष्टिकोण का हिस्सा था, जिसमें अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उपग्रह संचार का उपयोग करके औसत भारतीय के जीवन को बेहतर बनाना शामिल था। परंतु सराभाई का दृष्टिकोण कोई आसान काम नहीं था। उनकी असामयिक मृत्यु के बाद अध्यक्ष का पद एक विनम्र गणितज्ञ और इंजीनियर सतीश धवन को मिला। कृषि प्रसारण ने 70 के दशक में इसरो के लिए बड़े उपग्रह मिशन संचालित करने का मार्ग प्रशस्त किया। 1975 में उन्होंने अब तक का सबसे बड़ा मिशन संचालित किया, उपग्रह निर्देशात्मक टेलीविजन प्रयोग या साइट। ये एक परियोजना थी जिसमें ग्रामीण भारत के 2400 गांवों में शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित किए गए थे, जिसमें परिवार नियोजन, कृषि, स्वास्थ्य, स्वच्छता और अन्य विषयों पर जानकारी दी गई थी। यह दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा समाजशास्त्रीय प्रयोग था, जिसने उपग्रह प्रौद्योगिकी और जनसंचार की शक्ति का प्रदर्शन किया। सराभाई का विजन जीवंत हो रहा था, परंतु यह अभी भी अधूरा था। उपग्रह को लॉन्च करने के लिए हमारे पास सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या SLV होना आवश्यक था। यह मूल रूप से वह रॉकेट है जो उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करता है। यह अब तक का सबसे कठिन कार्य था। हमें उपग्रह लॉन्च करने के लिए नासा और सोवियत संघ जैसे विदेशी सहयोगियों पर निर्भर रहना पड़ता था। साइट के लिए नासा के एटलस 6 का इस्तेमाल किया गया और सोवियत संघ के कॉसमॉस 3AM का इस्तेमाल दूसरे उपग्रह को लॉन्च करने के लिए किया गया। उसी साल इसरो ने सराभाई के विजन के साथ भारत के पास अपना स्वदेशी SLV बनाने का निर्णय लिया। यह अगली बड़ी छलांग होगी जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम और उपग्रह प्रौद्योगिकी की वास्तविक क्षमता को अनलॉक करेगी। यह भारत के लिए स्वावलंबी बनने का समय था। उस युवा इंजीनियर को याद करें जिसे सराभाई ने अपने सपने को पूरा करने के लिए चुना था। उसका समय अब आ गया था। सतीश धवन ने उनसे संपर्क किया
और उन्हें भारत की पहली SLV परियोजना का प्रभारी बनाया। उनका नाम था APJ अब्दुल कलाम, हाँ, भविष्य के मिसाइल मैन और भारत के राष्ट्रपति। डॉ. कलाम और उनकी टीम को SLV-3 नामक एक रॉकेट बनाने का कार्य सौंपा गया, जिसमें 40 किलोग्राम पेलोड ले जाने की क्षमता थी, जो पृथ्वी से 300 किलोमीटर दूर निम्न पृथ्वी कक्षा में स्थापित किया जा सके। ये समझने के लिए कि यह मिशन अत्यंत कठिन क्यों था, हमें यह समझने की आवश्यकता है कि कक्षाएं कैसे काम करती हैं। उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कैसे करते हैं? क्या वे लगातार तैरते रहने की कोशिश कर रहे हैं? यह वास्तव में पागलपन है कि यह कैसे काम करता है। तो चलिए इसे समझते हैं। यदि मैं इस गेंद को फेंकता हूं तो क्या होता है? ये गेंद कुछ सेकंड के लिए हवा में यात्रा करती है और गुरुत्वाकर्षण के कारण जमीन पर गिरती है। अब यदि मैं इसे थोड़ा और बल के साथ फेंकता हूं तो यह हवा में थोड़ी दूर और जाती है, परंतु फिर भी गुरुत्वाकर्षण इसे जमीन पर वापस खींच लेता है। अब यहाँ एक अद्भुत बात है, यदि मैं इसे ठीक 7.8 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से फेंकता हूं तो यह हवा में इतनी दूर चली जाती है कि जैसे ही यह अंदर की ओर गिरती है, पृथ्वी इससे दूर हो जाती है। अब गेंद वास्तव में लगातार गिर रही है, परंतु पृथ्वी लगातार इससे दूर जा रही है। बधाई हो, आपने सफलतापूर्वक एक गेंद को कक्षा में लॉन्च किया है। यह स्पष्ट रूप से थोड़ा सरल है, परंतु यह इस बात का सार है कि उपग्रह कैसे काम करते हैं। वे इतनी उच्च गति से हवा में लॉन्च होते हैं कि वे वास्तव में जमीन से टकराने के लिए पृथ्वी से बहुत दूर हैं। यह भौतिकी की एक शानदार चाल, गुरुत्वाकर्षण और इस तथ्य का उपयोग करना कि पृथ्वी गोल है। अब जिस गति से इसे लॉन्च किया जाता है वह यह निर्धारित करती है कि उपग्रह किस तरह की कक्षा में जाएगा, निम्न पृथ्वी कक्षा, मध्यम पृथ्वी कक्षा या उच्च पृथ्वी कक्षा। परंतु यदि आप पृथ्वी को पूरी तरह छोड़ना चाहते हैं तो आपको कम से कम 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करनी होगी। इसे पलायन वेग कहा जाता है। और जब आप इतनी तेजी से यात्रा कर रहे होते हैं तो आपके पास पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव से बिना किसी अतिरिक्त प्रणोदन के मुक्त होने के लिए पर्याप्त बल होता है। यही वह तरीका है जिससे हम बाहरी अंतरिक्ष में पहुंचते हैं। विज्ञान के साथ SLV तैयार था और पेलोड भी तैयार था। वह दिन आ गया था। उस दिन की भावना 17 साल पहले की याद दिलाती है, जब हमने अपना पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया था। वही प्रत्याशा, वही तनाव और वही घबराहट वाला सन्नाटा। इग्निशन, लिफ्ट ऑफ। हवा इंजनों की तेज गर्जना से भर गई और जमीन पर कंपन मीलों दूर तक महसूस किया जा सकता था। लग रहा था कि सब कुछ ठीक चल रहा है। और फिर रॉकेट अपनी दिशा बदलने लगता है, अपनी धुरी पर थोड़ा झुकता है। बस इतना ही काफी था। ऊपर की ओर जाने के बजाय वह झुकता है और नीचे की ओर बढ़ने लगता है। अंततः बंगाल की खाड़ी में दुर्घटनाग्रस्त होकर डूब जाता है। फिर से सन्नाटा छा जाता है। मिशन, जो 10 साल से अधिक की मेहनत का परिणाम था, विफल हो जाता है। 20 करोड़ रुपए, जो आज लगभग 400 करोड़ के बराबर हैं, खो गए। और फिर से वही सवाल पूछा जाता है, क्या यह इसके लायक है? परंतु इसरो के वैज्ञानिकों के लिए मुख्य सवाल यह था कि गलती कहां हुई। एक समीक्षा समिति गठित की गई और यह पता चला कि लॉन्च से कुछ ही क्षण पहले इसके नियंत्रण प्रणाली में एक रिसाव था। डॉ. कलाम को उनकी टीम ने इसके बारे में चेतावनी भी दी थी, लेकिन चूंकि रॉकेट में पर्याप्त ईंधन था जिससे वह अपनी मंजिल तक पहुंच सकता था, इसलिए उन्हें विश्वास था और उन्होंने लॉन्च को हरी झंडी दे दी। जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे लगा कि यह पल डॉ. कलाम का हौसला तोड़ सकता था, और लगभग ऐसा ही हुआ। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? डॉ. कलाम को मीडिया के सामने लाने के बजाय सतीश साहा ने खुद ही इस जिम्मेदारी को अपने ऊपर ले लिया। I want to support my technologists and scientists and staff so that next year they succeed. So he took the whole blame himself. उन्होंने कहा, मैं अपने वैज्ञानिकों और कर्मचारियों का समर्थन करना चाहता हूं ताकि वे अगले वर्ष सफल हो सकें। इस प्रकार उन्होंने पूरा दोष अपने ऊपर ले लिया। SLV-3 की असफलता और मीडिया के कड़े आलोचना के बावजूद डॉ. कलाम और इसरो ने हार नहीं मानी। वास्तव में यह चीज इसरो की कहानी में स्थायी है, आगे बढ़ने और ऊपर उठने की असीम दृढ़ता। SLV-3 की असफलता के ठीक 1 साल बाद इसरो ने दूसरा प्रयास किया। All stations stand by for the timer. This is mission control. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. इस बार रॉकेट ने न केवल उड़ान भरी बल्कि सभी उम्मीदों को पार कर दिया। उसने जिस उपग्रह रोहिणी को लेकर गया था उसे योजनानुसार एक उच्च कक्षा में स्थापित कर दिया। इस पल ने भारत को दुनिया का छठा ऐसा देश बना दिया जिसने अपने उपग्रहों को लॉन्च करने की क्षमता हासिल की। Next year, July 18, 1980, when he succeeded, Professor Dhawan said, "You go and conduct the press conference."
Do you follow what it means? It means when the failure occurred, the leader took it up. When the success came, he used his team. That's the first. अगले साल 18 जुलाई 1980 को जब इसरो सफल हुआ, प्रोफेसर डी ने कहा, अब तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। समझते हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब असफलता हुई तो नेता ने उसे संभाला, और जब सफलता मिली तो उन्होंने अपनी टीम को सम्मान दिया। इस सफल लॉन्च ने इसरो को PSLV और GSLV जैसे और भी घरेलू रॉकेट्स बनाने में मदद की। वास्तव में PSLV का अपडेटेड मॉडल ही चंद्रयान 1 मिशन में इस्तेमाल किया गया था। चंद्रयान 1 एक बड़ा पल था, न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए। इसरो द्वारा लॉन्च किए गए ऑर्बिटर ने चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं की उपस्थिति का पता लगाया। वैज्ञानिकों और खगोलविदों के लिए एक महत्वपूर्ण खोज। चंद्रयान 1 के साथ इसरो ने साबित किया कि भारत और भी बड़े सपने देख सकता है, लेकिन सबसे अच्छा तो अभी आना बाकी था। Approximately 3 minutes away from the predicted time when the spacecraft telemetry would reach the ground station. यदि चंद्रमा पर जाना एक बड़ा कदम था, तो मंगल एक ब्रह्मांडीय छलांग थी। मंगल मिशन के साथ हमने न केवल चीन को पीछे छोड़ दिया और लाल ग्रह पर पहुंचने वाला पहला एशियाई देश बने, बल्कि अपने जुगाड़ मानसिकता को भी वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया। हॉलीवुड ने मंगल पर मैट डेमन को भेजने के लिए $108 मिलियन खर्च किए, जबकि हमने केवल $73 मिलियन में यह मिशन पूरा किया। लेकिन लागत से भी बढ़कर मंगल की सफलता इसलिए भी बड़ी उपलब्धि थी क्योंकि इसरो ने इसे अपने पहले ही प्रयास में कर दिखाया, जो किसी ने भी पहले नहीं किया था। इस मिशन को इसरो के कई वैज्ञानिकों के प्रयासों से संभव बनाया गया था, जिनमें एक प्रमुख नाम रुकी डल का भी है, जिन्होंने इस मिशन में काम करके रॉकेट वुमन ऑफ इंडिया का उपनाम अर्जित किया। भारत के मंगल पर पहुंचने से विदेश मीडिया में भी काफी चर्चा हुई। जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक कार्टून के जरिए हमें बधाई दी, जो ईमानदारी से कहें तो नस्लभेदी और अपमानजनक था, जिसके लिए बाद में माफी भी मांगी गई। Had arrived. The Indian Space Agency has become part of an elite group of space explorers. It's also become the world's first no-frills, low-cost space. India has lost contact with a lunar explorer just as it was about to land on the surface of the moon. मिशन का उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचना था, जो पहले कभी किसी ने नहीं किया था क्योंकि यह लगभग असंभव कार्य है। लेकिन चंद्रयान 2 की विफलता केवल एक छोटा सा झटका था। अगस्त 2023 को हमने चंद्रयान 3 के साथ असंभव को प्राप्त किया, जब विक्रम लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा और न केवल एक राष्ट्र के रूप में बल्कि एक प्रजाति के रूप में मानवता के लिए इतिहास रचा। इस मिशन ने भारत में एक नई अर्थव्यवस्था की शुरुआत भी की। पिछले 5 वर्षों में अंतरिक्ष तकनीक अर्थव्यवस्था में इसरो ने अंतरिक्ष मिशनों के लिए प्रमुख प्रौद्योगिकी प्रदान करने के लिए कई स्टार्टअप्स को सशक्त बनाया है, जैसे कि प्रणोदन प्रणाली, रॉकेट इंजन और अंतरिक्ष सूट के लिए विशेष घटक। सराय के 60 साल से अधिक पहले के अविश्वसनीय दृष्टिकोण को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करके भारतीयों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अभी भी सम्मानित किया जा रहा है, और यह वास्तव में वास्तविक पर्यावरणीय और आर्थिक लाभ प्रदान कर रहा है। उदाहरण के लिए, मछुआरे हर साल लगभग 15 से 20 हजार करोड़ रुपए बचाने में सक्षम रहे हैं, क्योंकि उपग्रह सूचना उन्हें मछली पकड़ने के लिए सबसे अच्छी जगह की पहचान करने में, समय और ईंधन बचाने में मदद करती है। उन्होंने सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में 96,000 से अधिक नौकरियों का सृजन किया है और 1,100 करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा भी प्राप्त की है। इसरो ने मौसम की भविष्यवाणी करने में मदद करने के लिए सरकार के साथ सहयोग किया है, जिससे प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान को कम किया जा सके, फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके और ग्रामीण क्षेत्रों में
चिकित्सा सेवाओं का विस्तार हो सके। अंतरिक्ष से वहां कोई राष्ट्र नहीं है, कोई सीमा नहीं है और कोई विभाजन नहीं है, बस एक वैश्विक मानव समुदाय है। उसी भावना में जैसे हमें जमीन से उतरने में सहायता मिली थी, इसरो अब एहसान वापस कर रहा है। उन्होंने 15 से अधिक देशों को अपने उपग्रहों को लॉन्च करने में मदद की है। हाल ही में उन्होंने जापान को चांद पर उतरने वाला 5वां राष्ट्र बनने में मदद की है। आप जानते हैं कि टुम्बा में हमारे पहले लॉन्च से लेकर अब तक इस यात्रा में कई लोग प्रमुख भूमिका में रहे हैं। वैज्ञानिक, इंजीनियर, अंतरिक्ष यात्री, यहां तक कि चपरासी और क्लर्क। ऐसे लोग जो पृष्ठभूमि में अथक परिश्रम करते हैं, जिनके प्रयासों के बारे में हम कभी नहीं सुन सकते हैं। लेकिन यह यात्रा जितनी शानदार रही है, अब तक कुछ और भी आ रहा है जिसका आप सभी को इंतजार करना चाहिए। भविष्य के लिए इसरो की योजनाएं वास्तव में एक विज्ञान कथा उपन्यास से बाहर की तरह हैं और अंतरिक्ष अन्वेषण का भविष्य कुछ ऐसा है जिसका अनुभव हम अपने जीवन काल में ही कर सकते हैं। हमने ब्रह्मांड की यात्रा के लिए सबसे अच्छा बचा कर रखा है, क्योंकि यह अभी शुरुआत है। 2009 में एक रिपोर्ट आई थी कि शाहरुख खान के एक ऑस्ट्रेलियाई प्रशंसक ने उन्हें दुनिया में किसी और से अलग एक तोहफा दिया था। यह एक जमीन का टुकड़ा था। अब अगर आपको यह अजीब नहीं लग रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि यह जमीन का टुकड़ा वास्तव में चांद पर था। अब अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार कोई भी व्यक्ति कानूनी स्वामित्व का दावा नहीं कर सकता है, और इसलिए यह उपहार भले ही प्रतीकात्मक हो, लेकिन यह एक दिलचस्प सवाल खड़ा करता है कि पिछले कुछ वर्षों में चंद्रमा का मालिक कौन है। देशों और यहां तक कि निजी कंपनियों ने भी चंद्रमा की दौड़ को फिर से शुरू कर दिया है। इस दौड़ को फिर से शुरू करने का एक बड़ा कारण यह है कि इसरो ने चंद्र मिशन के दौरान क्या पाया। वैज्ञानिकों के अनुसार पानी की मौजूदगी से संकेत मिलता है कि चंद्रमा को आगे के अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए आधार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए हम चंद्रमा पर एक खगोलीय वेधशाला बना सकते हैं। वायुमंडलीय हस्तक्षेप के बिना हम सौर मंडल के भीतर और बाहर दोनों ग्रहों का निरीक्षण कर पाएंगे, संभावित रूप से रहने योग्य या पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज कर पाएंगे, और शायद आखिरकार इस पुराने सवाल के करीब पहुंच पाएंगे कि क्या हम अकेले हैं। वास्तव में यह कुछ ऐसा है जिसके लिए इसरो के अध्यक्ष ने यह भी खुलासा किया कि वे इस दिशा में काम कर रहे हैं। उदाहरण के लिए गगन के साथ इसरो 4 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने जा रहा है। यह पहली बार है कि अगर यह सफल हो जाता है तो यह उनके लिए और अधिक मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशनों का संचालन करने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। इसरो कक्षा में एक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की दिशा में भी काम कर रहा है, जो गगन के साथ मिलकर अंतरिक्ष अन्वेषण की सीमाओं को आगे बढ़ाने में हमारी मदद कर सकता है। सीमाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हुए आप जानते हैं कि चंद्रमा को दूसरा आधार बनाने की यह संभावना वास्तव में हमारे लिए गहन अंतरिक्ष अन्वेषण करना संभव बना सकती है और अगली बड़ी विकासवादी छलांग लगा सकती है, जिसके बारे में वैज्ञानिक और विज्ञान कथा लेखक दशकों से बात कर रहे हैं, जो कि एक बहुग्रहीय प्रजाति बन रही है। लेकिन अब इन सब के बाद हम उस महत्वपूर्ण प्रश्न पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। क्या यह सब इसके लायक है? क्या अंतरिक्ष में जाने के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करना उचित है, खासकर तब जब हमारे पास पृथ्वी पर अन्य समस्याएं हैं जिन्हें ठीक करने की आवश्यकता है, जैसे गरीबी, भूख, अन्याय। सूची लंबी होती जा रही है। हमने पहले ही देखा है कि इन मिशनों ने कैसे आर्थिक, तकनीकी और सामाजिक रूप से देश को लाखों राजस्व में मदद की। प्रमुख खोजें जो कृषि, दूरसंचार और लोगों की भीड़ को शिक्षित करने में मदद करती हैं, ये निर्विवाद हैं। लेकिन मैं एक सेकंड के लिए जूम आउट करना चाहता हूं। मैं आपको एक उत्तर देना चाहता हूं जो थोड़ा अलग है। एक उत्तर आप इस बिंदु को देख सकते हैं। यहां यह पृथ्वी है, यह हम हैं। इसे 1990 में वॉयर 1 अंतरिक्ष यान द्वारा शनि के पास से लिया गया था, 6 बिलियन किलोमीटर दूर। इस छवि को पीला नीला बिंदु कहा जाता है और यह हमारे ग्रह को दिखाता है, जैसा कि वैज्ञानिक कार्ल सागन ने इसे एक सूर्य की किरण में निलंबित धूल के रूप में रखा है। मेरे लिए यह अंतरिक्ष अन्वेषण का प्रतिनिधित्व करता है। यह हमें याद दिलाता है कि एक बड़ी कहानी है, कि हम सभी एक ऐसी कहानी का हिस्सा हैं जिसे हम अक्सर अपने दैनिक जीवन में भूल जाते हैं। और अगर हम अपने जीवन में अर्थ खोजना चाहते हैं तो हमारे लिए यह जानना महत्वपूर्ण। उन्होंने अनुमान लगाया कि हमारी गैलेक्सी में 100 बिलियन तारे हैं और अवलोकनीय ब्रह्मांड में 1 ट्रिलियन से अधिक आकाशगंगाएं हैं। यह तथ्य जितना आश्चर्यजनक है, उससे भी अधिक आश्चर्यजनक यह है कि मैं कितनी जल्दी इसे भूल जाता हूं जब मुझे अपने दैनिक कामों में व्यस्त रहना पड़ता है।